नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चुमो व्लॉग में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति बनाई गई है। शिक्षा नीति को आज के वीडियो में मैं सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा कि आखिर क्या है यह शिक्षा नीति। शिक्षा नीति को सिंपल भाषा में समझिए कि कब तक स्कूलों में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, बोर्ड की एग्ज़ाम कौन सी क्लास में होगी, क्या पढ़ाया जाएगा, किस मकसद से पढ़ाया जाएगा। इस तरह की नियम तय करने के लिए और इस तरह की नीति तय करने के लिए एक नई नीति नरेंद्र मोदी सरकार अभी लेकर आई है और इसका नाम दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। नई शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और सरकार को यह ख्याल अचानक बिल्कुल भी नहीं आया, यह ख्याल दिमाग में बिल्कुल नहीं लाइएगा, क्योंकि 2014 के लोकसभा के चुनाव से पहले ही बीजेपी के घोषणा पत्र में यह नई शिक्षा नीति लाने का प्लान था और चुनाव जीतने के बाद ही मोदी सरकार ने इस बात पे पीछे नहीं हटी और आखिरकार यह नया शिक्षा नीति लाया गया। बीजेपी सरकार आने के बाद नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 27 मई 2016 को। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के कस्तूरी नंदन की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और यह कमेटी नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई। 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपी गई और इस ड्राफ्ट के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए और कुल 2 लाख सुझाव इस मामले में आए और फाइनली 29 जुलाई 2020 को यह नई शिक्षा नीति केंद्रीय कैबिनेट में पारित कर दी गई और इसको मंजूरी दे दी गई। शिक्षा नीति लाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी वो भी जान लीजिए। पुरानी वाले सिस्टम में क्या खराबी थी, इसकी दलील नरेंद्र मोदी सरकार ने यह कहकर दी कि बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत थी। आज हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा अवसर आया है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। अभी जो हमारे देश में शिक्षा नीति चल रही है वह 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इसमें कुछ मामूली बदलाव किए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको पूरी तरह से बदलने का कोशिश किया है, या सिंपल भाषा में कहें तो इसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब बात करते हैं इस बदलावों की और आखिर नई शिक्षा नीति में है क्या। पहला बदलाव तो यह है कि मानव संसाधन विकास विभाग का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इसका मतलब मानव संसाधन मंत्री को अब हम लोग शिक्षा मंत्री के नाम से जानेंगे। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद एक्चुअल में क्या बदलाव आएगा उसको सिंपल भाषा में समझते हैं। पहले बात करते हैं उस शिक्षा में आए हुए बदलावों का, मतलब 12वीं के बाद की कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अब ये मल्टीपल एंट्री वाली और एग्जिट वाली होगी। इसका मतलब ये मान लीजिए कि किसी ने बीटेक में एडमिशन लिया और 1 साल यानी 2 सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा, कुछ और पढ़ने का मन करने लगा, तो ये 1 साल आपका ख़राब नहीं होगा। इस 1 साल के आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगी, 2 साल के लिए डिप्लोमा मिलेगी और 3 साल कंप्लीट करने पर आपको डिग्री मिलेगी। इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि कहीं और भी एडमिशन लिया जाए तो ये रिकॉर्ड कंसीडर किया जाए। इसे सरकार की पॉलिसी में क्रेडिट ट्रांसफ़र कहा गया है। दूसरी बड़ी बात अभी यह है कि BA BSc जैसे ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के होते हैं। नई वाली पॉलिसी में ऐसे विकल्प होंगे जिसमें अगर आप नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 3 साल का ग्रेजुएशन और उससे आगे जाके अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो उसके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन, फिर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और 4 साल का PhD MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी, कोई भी अपने मन चाहे सब्जेक्ट ले सकता है। यानी आप फिजिक्स में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और म्यूजिक में रुचि है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा फैसला है और इससे छात्रों में अपनी रुचि और सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। आर्ट्स और साइंस का जो विभाजन है वह थोड़ा कमज़ोर होगा,
हालांकि इससे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की व्यवस्था रहेगी। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर की व्यवस्था होगी। अभी कई सारी संस्थाएं अवेलेबल है, जिसमें से UGC, AICTE शामिल है। इस तरह की कई संस्थाएं हैं जो हाई एजुकेशन के लिए अलग अलग नियम बनाते हैं। और अब क्या होगा कि इन सबको मिलाकर एक सिंगल रेगुलेटर बनाने का फैसला लिया गया है। देश भर के हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए शिक्षा के मानक तय किए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के मानक एक होंगे, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि बिहार के यूनिवर्सिटी में, झारखंड यूनिवर्सिटी में कुछ और पढ़ाई हो रहा है और JNU और BHU के यूनिवर्सिटीज़ में कुछ और पढ़ाई हो रहा है। सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई एक तरह की होगी। प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे, इसके लिए फी कैप बनाया जाएगा। साइंस के अलावा आर्ट्स स्ट्रीम में भी रिसर्च के फील्ड बढ़ाए जाएंगे, तकनीक को बढ़ाया जाएगा, वर्चुअल लैब बनाए जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, वैसे तो ये बात हुई हायर एजुकेशन की। अब बात करते हैं स्कूली शिक्षा में आए बदलावों की, मतलब नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई का। अब तक का स्कूली सिस्टम 10+2 का था, मतलब 10वीं तक सब सब्जेक्ट एक जैसे होते थे और 11वीं के बाद आपको स्ट्रीम तय करना होता था। लेकिन नए सिस्टम के अनुसार यह अब 5+3+3+4 बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि स्कूल के आखिरी 4 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं तक एक समान माने जाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट गहराई में पढ़ाई जाएगी, लेकिन स्ट्रीम चुनने की ज़रूरत नहीं होगी। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। फिजिक्स वाले चाहे तो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे म्यूजिक और स्पोर्ट्स का हो तो उसे भी एक सब्जेक्ट की तरह शामिल कर लिया जाएगा। ऐसी रुचि रखने वालों के लिए एक्स्ट्रा विषय नहीं माना जाएगा। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए एक अलग पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जिसमें उन्हें खेल के तरीक़ों से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए टीचर्स की भी अलग तरह से ट्रेनिंग होगी, जिससे कि वे पढ़ाने में उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लास 1 से 3 साल के बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए। कहने का मतलब यह है कि 6 से 9 साल के बच्चों को पढ़ना लिखना आ जाए, इसके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। क्लास 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाया जाएगा, यानी बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो, इसका भरपूर प्रयास किया जाएगा। बच्चों में काम करने की इच्छा जगे, काम सीखे, इसके लिए वह लॉन्ड्री वालों के पास, कारपेंटर वालों के पास जाकर काम सीख सकते हैं। और क्या होगा, क्लास 6 के बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए मॉड्यूल डेवलपमेंट की जाएंगे, उन्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी। स्कूल के सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, नया सिलेबस तैयार किया जाएगा और वह पूरे देश में एक समान होगा। और जोर इस बात पर होगा कि 5वीं तक के बच्चों को उसकी पढ़ाई उसकी मातृभाषा में ही कराई जाए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बोर्ड की परीक्षा जो होती है उसकी अहमियत घटाने की बात हो रही है। साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा कराई जा सकती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ टीचर्स का मूल्यांकन नहीं होगा, बच्चे खुद भी अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। उसके साथ जो पढ़ने वाले उसके सहपाठी हैं वे भी उनका मूल्यांकन कर सकेंगे। काफ़ी अच्छी बात है ये। स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाने की बात सामने आई है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी बच्चा स्कूल से जब निकलेगा तो उसके पास एक वोकेशनल स्किल होगी। कुल मिला के मोटा मोटी यही बात है नई शिक्षा नीति की। और एक बात और भी सामने निकल के आई है, भारत सरकार इस विषय में अपने GDP का 6% खर्च करेगी। पहले कितना खर्च होता था? 4.3%। तो ये भी काफ़ी दिलचस्प देखने वाली बात होगी कि नई शिक्षा नीति में किस तरह का सुधार होता है हमारी शिक्षा नीति में। और देश के सरकारी स्कूलों का हाल तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश की सरकारी स्कूलों का स्थिति कितना ख़राब है। आने वाले समय में हो सकता है कि उसकी भी स्थिति सुधरे, वैसा हम लोग उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। शिक्षा नीति से जुड़ी जितनी सारी बातें मैंने बताने का प्रयास किया वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।